हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 21 से 30 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, यानी सीडीपी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो, मेरा मानना ये है फ्रेंड्स, चाहे आप कम पढ़ो, ठीक है, चाहे आप पूरे दिन में अभी आप ये इतना कैजुअल हो सकते हो कि अभी आप पूरे दिन में चाहे 10 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन वो 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि उनमें जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे वो आपके माइंड में डीपली बैठना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन सुपरफिशियल लेवल पे कर लिए और खुश हो गए कि चलो आज मैंने 10 क्वेश्चन तो करे, कुछ ना से तो हाँ सही, लेकिन नहीं, करना है तो ऐसे करना है कि अगर आपने आधा घंटा में वो 10 क्वेश्चन करे हैं तो विद कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज मैंने वीडियो भी ऑन कर लिया है क्योंकि मुझे अब ये ऑप्शन दिखा कि मैं वीडियो भी ऑन कर सकती हूँ आपको पढ़ाते वक्त। आई डोंट नो वो वीडियो कैसा बनेगा, बट स्टिल चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं, और ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं मोबाइल से ही करा रही हूँ आपको, मोबाइल में ही जो ऑप्शन है उसके थ्रू ही। ठीक है, तो मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया है और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, feral children, those who experienced severe social deprivation since very young age usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation the improvement in certain domains of development is likely to be subordinate। तो क्या कह रहे हैं ये कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। तो ऐसी कौन सी अवधि है, कौन सा पीरियड है जिसमें कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कम उम्र से ही गंभीर सामाजिक अभाव का उसने अनुभव करा, तो बाद में भले ही हम उसको थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन दें और कुछ एस्पेक्ट्स में वो अच्छे से डेवलपमेंट कर भी ले, लेकिन कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो रह जाएंगे, हम नहीं कर सकते। तो ये कौन सा पीरियड होता है डेवलपमेंट का? डिडक्टिव पीरियड होता है, इंट्यूटिव पीरियड होता है, नेटिव पीरियड होता है, या सेंसिटिव पीरियड होता है? क्योंकि बहुत ही कम उम्र में, वेरी यंग एज, जहाँ आपने इस वर्ड को देखा वेरी यंग एज, वहीं पे आप समझ जाओ सेंसिटिव पीरियड है। देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो उसका जो माइंड होता है वो एब्जॉर्बिंग मोड में होता है, यानी जब हम बहुत छोटे थे तो बचपन की बहुत सी बातें हमें बहुत अच्छे से याद है कि किसी टीचर ने बहुत प्यार से हमारे लिए क्लैपिंग करवाई थी क्लास में, या किसी टीचर ने हमें बहुत तेज़ थप्पड़ मार दिया था क्लास में, वो हमारे यहाँ छप जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड था, उस समय की बातें हमारे दिमाग में बहुत गहराई से जाती हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चे के दिमाग में कुछ ज़्यादा तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा पीरियड कहलाता है? सेंसिटिव पीरियड। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशंस अबाउट बिहेवियर ऑफ वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, यानी कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? देखो, सिंपल सी बात है, जेंडर के व्यवहार के बारे में पहले से ही जो हमने सामान्यकरण कर रखा है वो क्या कहलाएगा? क्या वो जेंडर स्टीरियोटाइप है? क्या वो जेंडर आइडेंटिटी है? क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? क्या वो जेंडर टाइपिंग है? तो आप देखिए, यहाँ पे ना तो हम जेंडर टाइपिंग कर रहे हैं, यानी जेंडर प्रारूप नहीं कर रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर रहे, जेंडर भेदभाव भी नहीं कर रहे। क्या जेंडर की पहचान कर रहे हैं? पूर्व कल्पित है? नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। ओके फ्रेंड्स, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पहले से ही हमने रोल्स बांट रखे हैं, ये लड़का है तो इसका ये काम है, ये लड़की है तो इसके ये काम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन आप करेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। वीडियो को पॉज कर दीजिए जल्दी से
और आंसर अपने आप निकालेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर निकालेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल चिल्ड्रन ऑलवेज वर्क ऑन देयर ओन करिकुलम। क्या विशेष बच्चा हमेशा अपने पाठ्यक्रम पे काम करते रहते हैं? गलत। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। अभी देख लेते हैं, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है? नो, गलत है। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सभी बच्चे हैं, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाया जाता है, उसको इंडिविजुअली जो लेसन प्लान्स हैं उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। कि मेरी क्लास में एक बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, एक बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, एक बच्चा जिसको चलने में प्रॉब्लम है, ऐसे भी बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे हैं। तो मुझे ऐसा शिक्षा शास्त्र रखना है, ऐसी पैडागॉजी अपनी रखनी है कि हर बच्चा समझ पाए। यूनिफॉर्म पैडागॉजी नहीं रख सकते हम इंक्लूसिव क्लासरूम में, और ना ही उन्हें नीडेड और डिपेंडेंट के तौर पे देखना है, ना ही स्पेशल बच्चे अपने करिकुलम पे काम करते हैं। हर बच्चे की पहुंच होनी चाहिए और इंक्लूड होना चाहिए क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ ऐसी कराओ जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड, डेफ और जिसको चलने में प्रॉब्लम है, कोई और डिसेबिलिटी है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज़ में एंगेज कर पाएँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस? क्या आलोचनात्मक सोच के प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करना में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए क्या हम उनका आकलन करेंगे, उनका ज्ञान विकसित करने के लिए सक्षम बनाना है, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आ जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग का मेन मोटिव यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हायर लेवल ऑफ थिंकिंग बच्चों में डेवलप करना या प्रमोट करना। ठीक है, मेमोराइज तो गलत हो गया, मेमोराइज तो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रमोट करना है और हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्ट थ्योरीज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से 25 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन आइसोलेशन। क्या लर्निंग आइसोलेशन में होती है? बिल्कुल नहीं, अकेले में थोड़ी ना लर्निंग होती है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में ही होता है। क्या लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में हो रही है? ये भी गलत है। लर्निंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस। क्या लर्निंग पैसिव प्रोसेस है? निष्क्रिय प्रक्रिया है? गलत, निष्क्रिय वर्ड ही गलत है। तो कौन सा बचा? 4th ऑप्शन। लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी लर्निंग अधिगम का अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है और अर्थ निर्माण कर रहे हैं, मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसको आप खुद से करके वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, और मैं आपको अब आंसर बता रही हूँ तो पहले ही अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब आपको मैच करना है कि आप ये कर पाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की लंबाई और वज़न बढ़ रहा है। क्या ये क्वांटिटेटिव चेंज है? क्या ये क्वालिटेटिव चेंज है? क्या ये उसके कॉग्निटिव डोमेन में बदलाव है या उसके अफेक्टिव डोमेन में बदलाव है? तो ना तो ये कॉग्निटिव डोमेन में चेंज है, ना ये अफेक्टिव डोमेन में चेंज है, और ये क्वालिटेटिव चेंज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो तो अलग होता है। वो तो जब उसके थॉट्स में, उसके सोचने के तरीके में
मैच्योरिटी आएगी, वो क्वालिटेटिव चेंज है। ये क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी कि उसका हाइट का बढ़ना और उसके वेट का बढ़ना, ये क्वांटिटेटिव है। ये फिज़िकल चेंज है बेसिकली। फिज़िकल चेंज को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव, जो मेजर किया जा सकता है, मात्रात्मक परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हिंस डिलेमा से क्वेश्चन आ गया। व्हेन प्रेजेंटेड विद हिंस डिलेमा, जब हिंस डिलेमा हमने बच्चों को बताया तो अरुणिमा जो एक बच्चा है उसने क्या कहा? द लॉ वॉजंट सेटअप फॉर दीज। जो लॉ है वो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब सिचुएशंस के लिए सेटअप नहीं हुआ है। टेकिंग द ड्रग इन दिस सिचुएशन इजंट रियली राइट बट इट्स जस्टिफाइड। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब हिंस का डिलेमा हमने प्रेजेंट करा तो अरुणिमा जी लॉजिक दे रही हैं, तर्क दे रही हैं कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार अभी जो अरुणिमा है वो मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है? स्टेज पूछा है, लेवल्स आपको पता होने चाहिए और स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अभी पढ़ लेते हैं। क्या वो सोशल कंसर्न वाली स्टेज में है? क्या अरुणिमा सोशल कंसर्न की स्टेज में है? तो नहीं, उनको सोशल कंसर्न तो नहीं है। मोरालिटी ऑफ कंट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ऑफ डेमोक्रेटिकली। देखो कंट्रास्ट वर्ड है यहाँ पे, इससे आप आंसर लगा सकते हो, क्योंकि वो ये भी कह रही हैं कि सही नहीं है, इस सिचुएशन में ड्रग्स लेना सही नहीं है, और वो ये भी कह रही हैं बट इट इज़ जस्टिफाइड। तो कंट्रास्ट में बात कर रही हैं कि सही भी नहीं है लेकिन जस्टिफाइड भी है। तो यहाँ पे आप यहाँ कॉन्ट्रास्ट जो वर्ड है उससे अपना आंसर लगा सकते थे ऑप्शन से। ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस तो है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। सोशल कंसर्न भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, एक्सचेंज भी कुछ नहीं करना उनको। तो वो कंट्रास्ट में बात कर रही हैं एक इंडिविजुअल के राइट्स की और उसकी डेमोक्रेसी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड बच्चे तो आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता सकती हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे जल्दी से, और आंसर है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। पेस का मतलब क्या होता है? गति, स्पीड, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज़ टू परफॉर्म। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएँ, कौन सी जो एबिलिटीज़ हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती हैं? सबसे पहले कौन सी होती है हमारी? सेंसरी मोटर। उसके बाद कौन सी होती है हमारी? प्री ऑपरेशनल। उसके बाद कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और उसके बाद होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चा कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं इन चारों में से? अब आप बताएंगे। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, कंजर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है क्या बच्चे के अंदर? नहीं। इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, नो। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन भी नहीं है, तो बचा क्या? सिम्बॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। अभी बच्चे के अंदर एनिमिज्म है, सिम्बॉलिक प्ले है। एनिमिज्म यानी कि अपने टॉय से बात करना, अपने खिलौनों से बात करना। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी कैसे सोचता है कि लिविंग थिंग्स हैं। अभी वो इस स्टेज में है, अभी सिम्बॉलिक्स को ज़्यादा ध्यान देता है, अभी वो क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। आप उसको ट्रायंगल दिखा दो तो उसकी शेप को वो बस देख लेगा कि हाँ, अगर जिसमें 3 साइड्स हैं वो ट्रायंगल है, जो गोल सी चीज़ है वो क्या है? सर्कुलर है। तो अभी वो सिंबल्स पर डिपेंड है और एनिमिज्म की अवस्था में है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आज हमने करे हैं। आई होप यहाँ से कुछ वैल्यू आप लेकर जाएंगे, कुछ एडिशनली आपको कुछ बेनिफिट यहाँ से ज़रूर होगा। सो अच्छे से अपनी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।